हमारी जिंदगी के रियल हीरोज से मिलिए हर शुक्रवार रात 10 बजे कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी में। रियल हीरोज जो डरते नहीं, थकते नहीं, रुकते नहीं, बस डट जाते हैं और कुछ कर जाते हैं। इन्हें मोहब्बत है वतन से, इंसानियत से, ईमान से, इसीलिए ये कहलाएंगे हमारी जिंदगी के रियल हीरोज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास एपिसोड में, क्योंकि आज है दिन शुक्रवार और आज हम लेकर आते हैं हमारी जिंदगी के रियल हीरोज। और रियल हीरोज की इस कड़ी में आज एक बार फिर से हमारे तमाम श्रोता साथियों का स्वागत है और स्वागत है हमारे आज के मेहमान का। चंद पंक्तियों से शुरुआत करूं तो ये भाव उस शख्सियत के हैं जिसे आज हम लेकर आए हैं। भंवर से लड़ो तुम लहरों से उलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। रजा हमदानी जी ने लिखी हुई पंक्तियां हैं ये, और ये जो भाव है कि भंवर से लड़ो तुम लहरों से उलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे, अपने आप में संघर्ष की दास्तान को बयां कर देता है और हमें बताता है कि किनारे किनारे चलने से जिंदगी का बसर होगा नहीं, भंवर से लड़ना भी होगा और लहरों से उलझना भी होगा, तभी जिंदगी में हम पार पा सकेंगे। और ऐसी ही कहानी, ऐसी ही जिंदगानी जी रही है हमारी आज की मेहमान, क्योंकि हमारी आज की मेहमान है एक ट्रांस पर्सन जो कि मीनू है वाराणसी से, और ये ट्रांसजेंडर सोशल एक्टिविस्ट हैं, यानी अपने ही समाज के, अपने ही जैसे तमाम लोगों के लिए एक हृदय में भाव रखती हैं कि कहां से कैसे उन्हें सरकार की तमाम योजनाओं तक पहुंचाया जा सके ताकि उनकी जिंदगी कुछ आसान हो सके, वो अपना सही इलाज करा सके, वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके और मुश्किल में जब कोई ना हो तो उन्हें सही मार्गदर्शन दिया जा सके। ऐसे ही तमाम जज्बात हैं और सबसे बड़ी बात है कि मीनू खुद में आत्मनिर्भर हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने की सिचुएशन नहीं है, इसीलिए ये बन जाती हैं तमाम लोगों की आदर्श, तमाम लोगों की आइडियल, क्योंकि ऐसी ही हमारी जो आदतें हैं वो किसी के लिए प्रेरणा का कारण बनती हैं। हम दूसरों को ज्ञान दें दोस्तों, दूसरों को समझाएं, उससे पहले जरूरी होता है कि पहले खुद करके दिखाएं, और हमारी आज की मेहमान ये करके दिखा चुकी हैं, और यूं कह ले कि हर दिन कुछ नया करके दिखा रही हैं। तो चलिए हम स्वागत करते हैं हमारी आज के मेहमान का। मीनू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के रियल हीरोज की इस कड़ी में। धन्यवाद शालिनी जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए आपके इस शो रात बाकी बात बाकी में। शायद आपने सही कहा, जीवन के संघर्षों से अगर हमें लड़ना है, जूझना है, तो हम किनारे पर खड़े होकर के ये नहीं देख सकते कि हम कैसे उससे जूझेंगे। हमें किसी भी कीमत पर उसमें कूदना और उन लहरों से लड़ना भी होगा जी। और जहां तक मैं जानती हूँ कि हमारी जो जिंदगी है ना, वो कुछ इस तरीके से है कि हमें अपनी मुश्किलों का सामना खुद करना है। हम जो झेल रहे हैं, जो जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो सारी परेशानियां हमें खुद निकालनी होंगी। और शायद यही सारी चीजें देखकर और समझकर, एक्सपीरियंस करके मैं ये जरूर कह सकती हूँ, जिगर मुरादाबादी का एक अल्फाज है जो मुझे याद भी आते हैं, अपना जमाना आप बनाते हैं, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम तो वो नहीं जिनको जमाना बना गया। क्या बात है, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि हम अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिनको जमाना बना गया। सच बात है कि आप लोगों की जिंदगी का संघर्ष, आप लोग खुद अपनी चुनौतियों को, जो लोग संघर्ष में समझ पाते हैं, अपनी जिंदगी बनाते हैं, और बनने के बाद सगे बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये बात मैं मानती हूँ
मीनू, आपने बात की कि हमारी जिंदगी का संघर्ष, हमारी जिंदगी की चुनौतियां, और उदाहरण भी दिया इतना सुंदर 2 पंक्तियों से आपने। तो किस तरह का संघर्ष आप लोग फेस करते हैं अपनी जिंदगी में? हमारी जिंदगी का जो संघर्ष है वो हमारी अपनी खुद की फैमिली से शुरू होता है जी। जैसे एक छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका सबसे पहला जो यूं कह लीजिए स्कूल है, पाठशाला है, वो उसका अपना घर होता है। उसके जो अपने माँ बाप होते हैं वो उसके अपने अध्यापक होते हैं। हमारी भी जिंदगी का जो संघर्ष होता है वो हमारे अपने घर से शुरू होता है, और वो संघर्ष की लड़ाई स्कूल, कॉलेज और फिर उसके बाद जहां हम काम करने जाते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, वहां भी ये संघर्ष हमें झेलना पड़ता है। और ये संघर्ष है क्या, मैं इस चीज को थोड़ा विस्तृत रूप दे सकूं तो ये जो संघर्ष है ये वो सोशल जो स्टिग्मा है, लोगों की जो सोच है कि ट्रांस पैदा हुआ है तो इसका मतलब कि वो बाहर जाकर डांस करेगा, ताली बजाएगा और भीख मांगेगा। बिल्कुल, ये एक सोच पनप चुकी है, और शायद इससे पार पाना बहुत मुश्किल है और इसमें बहुत वक्त लगने वाला है। इतना आसान नहीं है, लेकिन और समय बदला है और बहुत कुछ बदलाव की ओर दिखाई भी पड़ रहा है। बहुत सारी चीजें हुई हैं। आज मैं जिस संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ वहां पर हम काम ही करते हैं। इन लोगों को हम LGBT+ कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, प्लेसमेंट का, रिक्रूटमेंट का, उनकी हायरिंग, उनके जॉब के पर्पस को लेकर के। जहां जाकर के वो जब नौकरी करे ना तो वहां ऐसा स्टिग्मा, ऐसी सिचुएशन उन्हें फेस ना करना पड़े जी। और इसीलिए मैं मानती हूँ, मेरा जो मानना है कि जो संघर्ष हमारा शुरू होता है वो पहले हमारे घर, फिर स्कूल, फिर कॉलेज और देन ऑफिस। हमारी संस्था इन सभी पे काम करती है और मुझे गर्व है कि मैं अपनी संस्था के लिए कुछ कर पाती हूँ, ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ हेल्प कर पाती हूँ। और मैं आज भी कह सकती हूँ शालिनी जी कि कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जिनकी जिंदगियां बदली हैं, वो आज एक अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हैं, वो मेरी दोस्त हैं। और मुझे ये अच्छा फील होता है कि एक परंपरागत चल रहे, एक रूढ़िवादी जो सोच थी मांगने की, ताली बजाने की, डांस करने की, उससे हटकर उनका एक अलग रूप निकल के आया है जी। और यही एक अच्छा, कहते हैं ना कि एक अच्छी सिम्टम्स है जो हमें दिख रही है जी। सो दिस इज ऑल। आपने बात की कि आपके घर, परिवार और उसके बाद फिर स्कूल, कॉलेज और समाज, तमाम जगह संघर्ष होता है। बचपन में तो बचपन किसी तरह कट जाता है, जो कि इस पर हम लोग चूंकि काफी बात कर रहे हैं, लगातार चर्चाएं करते हैं कार्यक्रमों में और भी तमाम जगह, और लोग अब समझ रहे हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा संघर्ष, सबसे ज्यादा विरोधाभास घर छूटने की बात, घर में लड़ाइयों की बात और बहुत सारी चीजें। अब देखते हैं कि यूथ आवारगी की ओर बढ़ रहा है, इस वजह से है, आक्रोश है इस वजह से है, या फिर ये समस्याएं युवावस्था में ही आने के बाद क्यों आती हैं, क्यों घर छोड़ के बच्चे जाने की कोशिश करते हैं, क्यों विरोध होते हैं, क्योंकि क्या प्यार मोहब्बत इश्क जैसे हर जगह दिखाई पड़ रहा है, वो वजह है। क्योंकि इधर भी कहीं ना कहीं ये चीजें है, समाज में है, तो फिर जेंडर मायने ही नहीं रखता है, ये भाव सभी के अंदर है और ये युवावस्था ऐसी होती भी है जहां तक समझा जाए। तो क्या प्रॉब्लम कुछ और है, या कई बार ऐसे भी केसेस सामने आते हैं कि घर वाले शादी की बात कर रहे हैं, विरोध हो रहा है। तो इस मुद्दे पे मैं आपका वक्तव्य चाहूंगी कि आपके साथ कोई ऐसी घटना जो परिवार में प्रेशर बना हो, तो जिसकी वजह से आपको लगता है कि जवाब दें तो कैसे दें पेरेंट्स को, लड़ाई कर नहीं सकते हैं, मारपीट कर नहीं सकते हैं, तो खामोशी से निकल जाना बेहतर होगा। तो मैं शादी के मुद्दे पे या इस तरह के प्रेशर जो है उस पे जरूर आज चाहूंगी कि आप अपनी बात रखें। शालिनी जी, पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि विरोधाभास होता कहाँ है। विरोधाभास वहीं पे होता है जहां दो सोच, दो राय आपस में टकराती हैं। बिल्कुल। और वो दो सोच कौन सी होती हैं? एक सोच जहां एक घर में एक लड़का जब पैदा होता है तो उसकी माँ, पापा, उसके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, बेटा पैदा हुआ है, खुशियां मनाओ, कूदो, गाओ, नाचो। बट
वो सोच, उनकी एक ये सोच आगे जा करके किस तरीके से बदलती है, क्योंकि उस बच्चे की सोच और उनकी सोच हो सकता है कि आपस में ना मिले। मैं नहीं कहती कि सभी ट्रांस है, मैं ये कहती हूँ कि सबकी सोच अलग अलग है। बीइंग अ ट्रांस मेरी सोच अलग थी। मैं औरों की बात, चलिए मैं औरों की बात नहीं करती, मैं अपनी बात करती हूँ। जहां मेरे अपने परिवार में इतनी परेशानियां थी कि मेरी जिंदगी के वो 27 से 25 साल मैंने वैसे ही काट दिए, जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन, जैसे कहते हैं ना कि मम्मी पापा के हिसाब से चलो, जैसे बोलते हैं वैसे चलो, जैसे बोलते हैं वैसे बोलो। कहीं ना कहीं मुझे अपनी आत्मा को मारना पड़ रहा था, और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार था मेरी जिंदगी में। जी। पूरी जिंदगी में जहां मेरे मन में था कि नहीं, मैं अंदर से एक स्त्री हूं, बट मैं बाहर से पुरुष तत्व को प्रेजेंट कर रही थी। मैं अपने आप से जूझ रही वो महिला थी जो जिसका दम घुट रहा था एक ऐसे शरीर में जो उसका था ही नहीं, जिसकी आत्मा शायद अलग थी, और वो है ही, जो कि दिखाई नहीं जो पड़ रहा था दिखाई नहीं किसी पड़ को। रही थी। मैं किससे बोलती अपनी बातों को? ना उस टाइम पे ना मुझे पता था कि एलजीबीटी क्या होता है, ना मुझे ये पता था कि ट्रांस क्या होता है, बट हाँ, मैंने ये जरूर देखा था कि किन्नर किस तरीके से होते हैं, कैसे क्या काम करते हैं, डांस करते हैं, भीख मांगते हैं। मैं वहीं पर मुझे मन में अंदर से कचोटता था कि मैं इनके लिए कुछ करूं। मैं भी इन्हीं के जैसे हूं, बट मुझे डर लगता था कि मैं इनको कैसे फेस करूं। कई बार मेरे सामने ये सवाल खड़ा हुआ, और शालिनी जी मैं सच बताऊं, मैं बहुत सारे ट्रांस से मिली पर्सनल बेसिस पे। मेरी अपनी राय उनके लिए बहुत सी बदल गई। कुछ सेक्स वर्क में है, कुछ कहीं इन्वॉल्व है, एंड वो चीजें जब कोविड का दौर था, जब मैं बाहर आई, घर वालों को बताया, क्योंकि कब तक कोई एक लड़की एक पुरुष के शरीर में कब तक जिएगी? कभी ना कभी तो उसको या तो वो मर जाएगी, या फिर वो पुरुष उस पर अपना आधिपत्य जमाकर जैसा उसके माँ बाप चाहते हैं वैसा करेगा। मेरी वो जिंदगी मैं कभी नहीं चाहती थी, और सबसे बड़ी बात, मैं उस लड़की की जिंदगी नहीं तबाह करना चाहती थी जिससे शायद मेरे माँ बाप मेरी शादी कराते। शायद मैं उसे खुश ना रख पाती कभी भी। इससे बेहतर था कि मैं अपनी जिंदगी, अपनी राह खुद चुनूं। और आज के समय में तो फीमेल जो है सपोर्ट के लिए लॉ भी ऐसा बन गया है, करेक्ट, कि शादी अगर लगता कि धोखे के साथ हुई है तो केस भी बनता है आपके परिवार पे और आप पर भी। हाँ, तो वहां पर वो एक पारिवारिक चीज थी जिसको मैंने ये समझा और सोचा कि नहीं, माँ पापा हैं, आखिर मुझे ये इस हद तक एजुकेशन, शिक्षा का जो हथियार है, जो वेपन है, शायद उन्होंने ही दिया है। और मुझे पता है अगर वो हथियार मेरे पास नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। बिल्कुल। मैं अपने श्रोता साथी जो भी इस समय कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनसे यहाँ पे इस पॉइंट पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मीनू ने तो ये समझदारी दिखाई कि वो एक पुरुष शरीर में एक महिला जो थी वो धीरे धीरे जवान हो रही थी, और घर वाले एक लड़के की शादी करना चाहते थे, घर में एक बहू लाना चाहते थे, जिस पर कई बार प्रयास भी हुए, पर मीनू ने उसका विरोध किया, क्योंकि उन्हें पता था कि एक महिला होकर के किसी महिला के साथ शादी करेंगी तो वो गलत होगा, क्योंकि दिखने में जरूर वो पुरुष के तौर पे दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अंदर से वो एक महिला की तरह व्यवहार कर रही थी, और ऐसे में वो एक पति बनकर अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती थी, और एक लड़की की जिंदगी तबाह होती। जाहिर सी बात है, थाना पुलिस धोखाधड़ी के केस होते, और उसके बाद मीनू, जो कि कभी लोग लड़का समझते हैं, आज भी समझते हैं परिवार वाले, मीनू हो सकता है कि जेल में सजा काट रही होती। और ऐसे तमाम बच्चे हैं, और उदाहरण के तौर पे हमारी सोसाइटी में ऐसे कई लोगों से दोस्तों इन बातचीत के दौरान मेरी खुद की मुलाकात और चर्चा और बातचीत है जिनके परिवार वालों ने उनकी शादी कर दी है। और ये उस समय की बातें हैं जब कानून नहीं था। आज कानून का सहारा लेके इन लोगों को सुरक्षा मिल जाती है, सपोर्ट मिल जा रहा है, और ये लोग हिम्मत कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी दौर था जब ये कानून बना ही नहीं था और घर वालों के दबाव में शादियां हो जाती थी। माता पिता से मारपीट नहीं की जा सकती है, उनके सम्मान में, डर में कई बार ऐसा शादियां हो गई, और शादियों के बाद जीवन है, फिर जिम्मेदारियां, भाग नहीं पाते, लेकिन अंदर घुट रहे लोग हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो प्रोफेशनली बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई आईएएस लेवल तक।
ऐसे लोगों से बातचीत और मुलाकात होती है जिन्हें हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष नहीं ला सकते, क्योंकि सोसाइटी में जो बचा हुआ मान और सम्मान है जी रहे हैं वो भी ध्वस्त हो जाएगा और कई जिंदगियां तबाह होंगी, कई परिवार तबाह हो जाएंगे। मसला यहाँ पे है क्योंकि एज अ ह्यूमन, एज अ मानव, एज अ मनुष्य, इनके मन में भी भावनाएं हैं कि हमारी वजह से किसी को नुकसान न हो, किसी के जीवन में कष्ट न आए। तो जाहिर सी बात है, जिम्मेदारियों का निर्वाह करना ये भी चाहते हैं, लेकिन जब जिंदगी खुद की सांसें मुश्किल में हो तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो मीनू जी तो इस तरह के प्रयास में हैं कि एक सफल जिंदगी बनाई जाए और दूसरे लोगों को भी राह दिखाई जाए। मीनू, आप खुद एक जॉब में, एक प्रोफेशन में हैं, आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और हमारी जानकारी के हिसाब से आप तैयारी कर रही हैं कि आगे आप MBA भी करें, अपनी एजुकेशन को और आगे कंटिन्यू करें। बहुत अच्छी, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। अब ये बताइए कि आप किस तरह से अपने समाज के, आपने जैसे बात की थी कि मुझे तरस आया उनकी निजी जिंदगी पर किन्नरों के बीच, तो कैसे उनको आप हेल्प कर रही हैं आज? सोशल, चूंकि आप बड़ा एक्टिव रहती हैं, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे भी उभर के आ रहे हैं आपके चेहरे, तो वो कैसे मदद कर रही हैं, कैसे उन लोगों तक विकास की राह में हेल्प कर पा रही हैं? शालिनी जी, मैं मानती हूँ कि उनकी जिंदगियों में बहुत तकलीफें हैं, बहुत रुकावटें हैं, और मुझे तकलीफ उस चीज की हुई जब मेरे आपस, कहते ना कि दोस्तों के साथ वैसी चीजें हुई, और जब इस तरीके की चीजें होनी शुरू हुई ना, जैसे टॉर्चर, सोशल स्टिग्मा के ऊपर, उनके ऊपर ताना कसी करना, पीछे से कमेंट करना, मुझे तरस आना नहीं आया, मुझे तकलीफ हुई। मुझे इतनी तकलीफ हुई वहां पर कि शायद कमी मुझ में ही थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी उस वक्त। शायद ताकत भी नहीं थी। आज है, आज इतनी हिम्मत है कि हम कुछ तो कर सकते हैं। आज सरकार हमारे साथ है। सरकार ने एक ट्रांसजेंडर ID कार्ड इशू कर दिया, और मैं आज प्राउडली कह सकती हूँ कि ट्रांसजेंडर ID कार्ड बनवाने में, आखिर मैं अगर अभी तक काउंट करूँ तो मैंने 15 से 20 लोगों के लिए हेल्प की है, उन्हें अपनी पहचान दिलाने में। और शायद ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए, जहाँ किसी को ये नहीं पता था कि उनका नाम क्या है, उनके नाम की अपनी कोई पहचान नहीं थी, उन्हें उनकी पहचान दिला पाने में मैं सक्षम हुई हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। और शायद एक इंदौरी जी का एक शेर है, 2 लाइनें हैं जो मैं जरूर कहूंगी, जो हम सब पर, मुझ पर ये जरूर लागू होता है। ना हम सफर ना किसी हमनशी से निकलेगा, ना हम सफर ना किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा है हम ही से निकलेगा। क्या बात है। न हम सफर न हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। ये 2 पंक्तियों में बड़ी बात कह दी मीनू आपने, कि आपकी जिंदगी है, आपका संघर्ष है, आपकी चुनौतियां हैं, तो इसको हल आपको खुद करना पड़ेगा। और अपने पांव के कांटे जो है चुभे, जब तक खुद नहीं निकालेंगे तब तक जिंदगी संवरने वाली नहीं है। ये उन तमाम ट्रांस मित्रों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश भी है, जो अपने अधिकारों को जान समझ तो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी जिंदगी में भटक रहे हैं गलत दिशा में। उनकी जिंदगी का मकसद अभी यही है युवावस्था में कि प्यार, मोहब्बत, प्यार के लिए अधिकार। दोस्तों, आपको बताते चले यहाँ पे कि प्यार से ही जीवन आगे बढ़ेगा। लोगों का साथ जरूरी है, लोगों का हाथ जरूरी है कि आपके सर पर हो, लेकिन जब तक जिस संघर्ष को आप जी रहे हैं उस संघर्ष में आप अपने करियर पे फोकस नहीं करेंगे, तो ना तो आप खुद को मजबूत कर पाएंगे, ना अपने जिस पार्टनर के साथ जीने की ख्वाहिशमंद हैं या आपके जैसे लोग हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपको समझते हैं, उनके साथ भी। घर और परिवार और समाज की बात तो बहुत कोसों दूर है, लेकिन आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। आप अपनी एजुकेशन पर फोकस करें। आज सरकार आप सभी लोगों को पढ़ने के लिए व्यवस्था दे रही है, कौशल विकास के लिए बात कर रही है, तो इन तमाम चीजों पर जो है रहेगी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम मीनू के साथ में, अभी कंटिन्यू करेंगे बात को और फिर आपकी फरमाइशें भी। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन।
रातों के सफर का साथ अभी बाकी है बहुत सारी बात। यादों की बातों का सफर, चढ़ती हुई चांदनी, कुछ सुकून के पल, आपके अपने कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी में सुनना ना भूलें। कुछ कही कुछ अनकही बातें, केवल आपके अपने रेडियो जंक्शन पर। क्योंकि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं और हमारे साथ है मीनू। और अब जो समय है वो हमें कह रहा है कि हम अपने श्रोताओं की फरमाइशों की ओर आगे बढ़े। तो दोस्तों, हम आपकी फरमाइशों की तरफ ही बस आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल मीनू से, हमारी आज की मेहमान से। मीनू, एक आखिरी सवाल ये है कि आप चलते चलते अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहती हैं हमारे देश और समाज के तमाम लोगों को, अपनी कम्युनिटी, खास तौर पर ट्रांस कम्युनिटी के लोगों को? और एक बात और कि हमारे अभी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, तमाम बच्चे बहुत निराश जिंदगी जीते हैं, मार्क्स कम होते हैं, एग्जाम खराब हो जाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट लेते हैं। और आपकी जिंदगी का संघर्ष बहुत है, जहां न घर है, न परिवार है, न समाज है, न सरकारें नहीं, अब आना शुरू हुआ है। ऐसे में कैसे आप लोग खुद मोटिवेट होते हैं, कैसे ये हिम्मत ला पाते हैं कि कोई नहीं है फिर भी आगे बढ़ते चलना है? क्योंकि आपकी ये जो संदेश आपका होगा, ये हमारे तमाम युवा साथियों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक होगा। देखिए वैशाली जी, जहाँ तक युद्ध का सवाल है, लड़ना है, ये हमेशा हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बना रहा है। ये हिम्मत कहाँ से आती है, ये ताकत कहाँ से मिलती है, शायद इसका जवाब हमें खुद ही ढूंढना होगा। हम लोगों की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा पल, कोई ना कोई ऐसा लम्हा होता है जहाँ हमें ये एहसास दिलाया जाता है कि हम किसी एक से कमजोर हैं। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस पर्टिकुलर चीज में हम उससे कमजोर हों, मगर हमारी अहमियत, हमारी काबिलियत कुछ और भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि दुनिया का हर बच्चा डॉक्टर बने, दुनिया का हर बच्चा इंजीनियर बने। जैसे आपने पूछा कि एग्जाम होने वाले हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि दुनिया का हर लड़का या हर लड़की डॉक्टर या इंजीनियर बने। ये उसका अपना खुद की ताकत या अहमियत पहचानने की कला होती है। ये कब होती है, कब आती है, ये तो उसे खुद पहचानना होगा। कहते हैं कि ईश्वर हर एक को अपनी शक्ति से नवाजता है, कभी किसी को कुछ, किसी को कुछ। आपने देखा होगा किसी अंधे को उसकी ताकत उसके सुनने में बहुत ज्यादा होती है। किसी को पाँव नहीं देता तो उसके पास ताकत इतनी दे देता है कि वो 10 लोगों का वजन एक साथ एक बार में उठा ले। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है हम सब के लिए कि ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ ताकत से नवाजा है। तो कभी हार मत मानो जिंदगी में, कभी ना कभी वो लम्हा भी आएगा जब आपको अपनी असली ताकत का एहसास होगा, और तब आप नहीं, लोगों के लिए मिसाल बनेंगे। बहुत अच्छी बात मीनू कही, और इसी बात के साथ हम आपसे जो है इजाजत ले रहे हैं, ताकि फिर आपसे मुलाकात हो तो फिर ऐसे ही प्रेरक बातें हो और कुछ जिंदगी के और पहलुओं पर बातें हो। अभी हमारा समय हो रहा है कि हम अपने श्रोता साथियों की फरमाइशों के साथ आगे बढ़े। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़ी, अपनी बात रखी, अपने पक्ष को रखा। और हम उम्मीद करते हैं हमारे तमाम श्रोता साथी इस बात से वाकिफ हुए होंगे कि ट्रांसजेंडर जिंदगी की जो चुनौतियां हैं थोड़ी अलग हैं। और जब हम बात आत्मनिर्भर होने की करते हैं तो माता पिता की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चे ट्रांस हैं या नहीं, सामान्य बच्चे हैं या ऐसे भी बच्चे हैं, बच्चों को आत्मनिर्भर होने की जरूरी है कि बचपन से ही उन्हें आत्मनिर्भरता होने दें। हाथ में पकड़ के जो कौर खिलाने के लिए हम दौड़ रहे हैं, कवायद कर रहे हैं, हर चीज हाथों हाथ हम उन्हें दे रहे हैं, वहां पे हम उन्हें आलसी बनाते जा रहे हैं। और फिर जब वो बड़े होते हैं और वैसे हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं कि मम्मी पापा तो कर ही देंगे, तो वहां पे फिर हम परेशान होते हैं कि बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, सीख नहीं रहे। क्योंकि बच्चा जो पैदा होता है वो खुद ब खुद सीखता चलता है, जब वो गिरता उठता है तो खुद सीखता है। और आप सिर्फ सहारा देते हो, तो आप बस सहारा बनिए, आप उनकी बैसाखी न बनिए, उन्हें खुद आगे बढ़ने दीजिए।
तो इसी के साथ दोस्तों हम मीनू से कह रहे हैं थैंक यू कि मीनू ने समय दिया। और चलिए अब बैठते हैं एक ब्रेक के साथ आपकी फरमाइशों की ओर। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन, रेडियो